Yes, today we are going to study about the new topic aminoglycosides, in which we see the mechanism of action and their bactericidal agents and bactericidal effect and their pharmacokinetics and the adverse effect. इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और क्या कैसे इसका बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ये मतलब जो मतलब बैक्टीरिया पे चाहे जो पैथोजेंस पे ये कैसे वर्क करता है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये नॉर्मली ये होते हैं बैक्टीरियोसाइडल्स। ये होते हैं बैक्टीरियोसाइडल मीन्स नॉर्मली ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ये किल करते हैं। ठीक, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कैसे ये किल करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो नॉर्मली ये वर्क करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे, ये ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक, ग्राम निगेटिव वेसिलाई पे, और इसमें भी वो ज़्यादातर एरोब्स पे ये वर्क करते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। ठीक, अब जैसे देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में हम लोग जैसे उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, तो उसमें जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्या था अंतर, कि ग्राम पॉजिटिव में क्या है कि जो सेल वाल है वो ठीक होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकिन का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेल वाल होता है वो थिन होता है, लेकिन एक प्रोटेक्शन के लिए एक और आउटर कवरिंग होता है जिसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बहुत सेलेक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है कि अंदर भेजता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है वो पोलर कंपाउंड है और पॉलीकेटाइनिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो नॉर्मली इधर से एंट्री नहीं कर पाता है। ठीक, तो इसमें एक स्पेशल चैनल्स लगे होते हैं जिसको हम कहते हैं पोरिन्स। इस पोरिन से ये ड्रग, जैसे मान लीजिए कि ये है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक, ये इसमें एंट्री करते हैं, ये इसमें एंट्री किए। एंट्री करने के बाद वो क्या करते हैं, वो आके नॉर्मली जो है ये बाइंड करते हैं आपके 30S जो बैक्टीरिया के 30S सब यूनिट पे। ठीक, ये आके यहाँ पे बाइंड किए, तो 30S यूनिट पे जब ये बाइंड करते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो मैकेनिज्म हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज को बाइंड कर दिया और आगे जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो नहीं होने दिया। तो ये नॉर्मली इसका जो है थोड़ा सा फंक्शन अलग है कि वो इससे बाइंड करके वो जो जेनेटिक कोड का जो रीडिंग होता है, जो कोडिंग होता है, उसको मिसरीड कर देता है, मतलब उसको अच्छे तरह से पढ़ता नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मली जो ट्रांसलेशन में एरर करा देता है। तो ये जब इसमें बाइंड करता है तो इसका कारण क्या होता है, ये कॉजेज मिस रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का जब रीडिंग क्या होगा, अच्छा से नहीं होगा, ठीक, गलत होगा, तो गलत प्रोटीन भी बनेगा ट्रांसलेशन में। तो जब गलत प्रोटीन बनेगा तो वो तो किसी काम का होगा नहीं, या कह सकते हैं या एरर इन ट्रांसलेशन। तो हम लोग क्या बात की हैं कि नॉर्मली क्या करता है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से ड्यू टू बिकमिंग हाईली पोलर और द polycationic structure, it cannot normally cross through this membrane, and so for that reason it has the porins, and these porins allow this aminoglycosides to enter through this structure and get bind to the 30S subunit, and after binding to the 30S unit it causes the misreading of what genetic code, or you can say the error in the translation, and this leads what, this leads the defective proteins formation, and this leads to the death of that bacteria. आगे जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि हम कुछ पहले जानते हैं कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। इस चीज़ को अगर हम देखना है तो हमको याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जितने भी एक हम मतलब नॉर्मल शॉर्ट में थोड़ा सा चीज़ बता रहे हैं, जैसे अगर आप याद कर सकते हैं, जितने भी बेसिलाई होते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, बेसिलाई, तो जितने भी बेसिलाई होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव। कुछ एक्सेप्शन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, एक और चीज़ हम कह सकते हैं, और जितने भी जैसे कोकाई बैक्टीरिया हैं, ऑल कोकाई बैक्टीरिया, तो वो नॉर्मली क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन को देखते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शन है।
तो इसके लिए देखिए, इसमें आप याद कर सकते हैं छोटा सा ट्रिक से साथ, जीएमसी, जैसे जीएमसी के बारे में सुनो, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हम लोग बात करते हैं जैसे जी फॉर गोनोकोकस, सॉरी गोनोरिया, गोनोरिया, और मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया एंड कैटरेलिस बैक्टीरिया, इसमें सब निजेरिया लगा सकते हैं आप, ठीक। तो ये जो नॉर्मली होते हैं ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन केस है ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। लेकिन इसमें है, हम कहें कि जितने भी वैसिलाई होते हैं वो ग्राम निगेटिव होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि इनके नाम से एक्सेप्शन हम लोग याद कर सकते हैं। इनका नाम आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है लारा दत्ता। इनका नाम क्या है, लारा दत्ता। ये हमारी मिस यूनिवर्स हो चुकी हैं, ठीक। सन 2000 में बनी थी भारत के लिए। इनके नाम से हम कुछ ट्रिक याद कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि जो एक्सेप्शन है इसका वैशिलाई का, हमको सिर्फ लारा का जो एल है वो उस पर हमको ध्यान देना है, और दत्ता का ये वाला जो है पूरा, ठीक। तो लारा दत्ता, तो इसके लिए एल फॉर लिस्टेरिया, ठीक। डी फॉर डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। ए फॉर एंथ्रेक्स। टी फॉर, जैसे माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए, तो टीबी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कह सकते हैं, ठीक। और जो टेटनस वाले बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, तो उसके लिए यहाँ पे हम टेटनस। तो ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, बेसिलाई जो ग्राम नेगेटिव, जितने भी ग्राम नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। फिर अगर बात करते हैं, जैसे हम इसमें बात किए हैं कि ये नॉर्मली कहाँ वर्क करता है, आपके जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, तो कुछ जैसे एरोबिक बैक्टीरिया का अगर हम नाम यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक। तो उसके लिए हम याद कर लेते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स में आप याद कर सकते हैं नोकार्डिया, फिर इसका वजह स्यूडोमोनास एरिजिनोजा, इसके बाद से आप याद करें माइकोबैक्टीरियम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसका वजह ब्रुसेला, ठीक। तो ये हुआ इसका कुछ याद करने का जो ट्रिक है बैक्टीरिया के बारे में, आप इसको याद कर सकते हैं इजीली, और ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा बस ट्रिक पे आप ध्यान दीजिएगा और याद हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका जो बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो कैसे होता है, और इसके बारे में समझने के लिए हम देखिए समझते हैं। जैसे देखिए, ये जो नॉर्मली इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बैक्टीरियोसाइडल अगर एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये नॉर्मली कैसे वर्क करता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मली जो होता है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। अगर बात करें व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, तो ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप जैसे कि ये ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उसका कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे ये ड्रग्स का जो वर्क है, तो ये वर्क कर रहा है और इसका हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर ये इसका मैक्सिमम लेवल पे, तो इस पोजीशन पे, इस लेवल पे इसकी मैक्सिमम किलिंग पावर भी रहेगा, मैक्सिमम बैक्टीरियोसाइडल, मैक्सिमम किलिंग। अगर क्या कह रहे हैं, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो किलिंग पावर भी ज़्यादा, किलिंग पावर भी ज़्यादा। तो ये चीज़ होता है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। फिर इसके बाद से इसमें कुछ पढ़ते हैं जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कैसे वो अपने आप को बचा सकता है, उसके लिए मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए मान लीजिए कि जैसे यहाँ हम पढ़ रहे हैं
वो क्या करता है कि जैसे यहाँ से इस ड्रग्स को इसमें जाना है तो इसका ऑप्टेक ही थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, जब लार्ज अमाउंट में हमें क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, अगर उस अमाउंट में अगर कम पहुंचेगा, अगर इसमें कम जा रहा है ड्रग्स तो कम इफिकेसी अपना शो करेगा, अगर ज़्यादा जाएगा तो वो ज़्यादा किलिंग पावर शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर किसी कारणवश क्या हो रहा है कि जो ड्रग्स है वो कम जाएगा, उसका ऑप्टेक कम होगा, तो एक तरह से उसको क्या हो रहा है कि उसको रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर चला भी गया, जैसे मान लीजिए ये ड्रग्स यहाँ पे आया, एंट्री कर गया, लेकिन क्या रहा, इफ्लक्स पंप है उसके चलते ये फिर बाहर आ गया। किसके चलते, इफ्लक्स पंप के चलते, समझिए। तो इफ्लक्स पंप के चलते तो ये भी क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। या कि हम सोच सकते हैं जो 30S सब यूनिट है, तो मान लीजिए ये ऐसा एक समझिए, जैसे यहाँ पे ये 30S यूनिट है, ठीक, और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, मान लीजिए, एज्यूम कर लिए, और ये जो ड्रग्स है ऐसे आ रहा है, इस पर बाइंड कर जा रहा है, तो ये अच्छा तरह से वर्क करेगा। लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि यही है ड्रग, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, इसमें एंट्री करने लायक, जब इसमें एंट्री करेगा तभी ये वर्क करेगा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जाके ये एंट्री इसमें नहीं कर पा रहा है। तो कुछ अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 30S सब यूनिट में वो कुछ अल्टर्ड हो जाता है, कुछ उसका चेंजेस हो जाता है, ठीक है, तो ये जो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है वो नॉर्मली अगर बाइंड नहीं करेगा तो फिर इसका भी ये वर्क नहीं करेगा। या कि अगर जा रहा चाहे इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो गया तो इसके चलते भी क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस। तो हम क्या क्या पढ़े हैं रेजिस्टेंस के लिए, हम देखें तो रेजिस्टेंस के लिए हम पढ़ें या कि ऑप्टेक क्या है, कम। दूसरा बात कर सकते हैं कि इसमें क्या है, इफ्लक्स पंप अगर वर्क कर रहा है, इफ्लक्स पंप, तो उसके चलते हो गया। चाहे हम कह सकते हैं अल्टर्ड 30S सब यूनिट, 30S सब यूनिट का अल्टरेशन हो गया तो उसके चलते भी क्या हो गया, प्रिवेंशन। या कह सकते हैं इंजाइमेटिक अगर डिग्रेडेशन हो गया तो इसके भी चलते क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। उसके लिए देखिए, समझिए, ये है, इसमें आता है टोब्रामाइसिन, ठीक, फिर एमिकासिन, नियोमाइसिन, इसका हम साइड में आप लिख सकते हैं, टोब्रामाइसिन, हम एक साथ सारा लिख दे रहे हैं, ठीक है। टोब्रामाइसिन, अमिकासिन, अमिकासिन के बाद से आप लिख सकते हैं नियोमाइसिन, नियोमाइसिन लिख दीजिए, चाहे नेटिमाइसिन, नेटिलमाइसिन, ठीक। इसके बाद से आप लिख सकते हैं जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन के बाद से लिख सकते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये जो ड्रग्स है यह आप याद कर सकते हैं। इसके लिए आप एक न्यूमोनिक्स यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे टैंक्स, टैंक्स, टिंग टैंक्स जो आप आता है, बहुत सारा नमकीन नमकीन इस टाइप से आता है, तो आप इस तरह बेसिस पे आप याद कर सकते हैं। एक और चीज़ इसमें आप याद कर सकते हैं, ये जो टोब्रामाइसिन, मान लीजिए कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर उसके साथ उस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ अगर आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट दवा है। उसके साथ अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है तो आप इसमें दे सकते हैं। जेंटामाइसिन आप नॉर्मली किस में दे सकते हैं, अगर सीडोमोनास का इन्फेक्शन है इसमें भी आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन की बात करें तो ये सेकेंड लाइन जो ड्रग है जो टीबी में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक। ये हुआ आपका जो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस और ड्रग्स का नाम देखें इसमें। फिर इसके बाद से अगर हम समझते हैं, देखिए आगे देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स समझने के लिए देखिए, जब मान लीजिए कि इस आप ड्रग्स को, अगर नॉर्मली हम इस ड्रग्स को किस रूट से लेते हैं, पारेंटल रूट से,
पारेंटरल रूट। बात करते हैं कि पारेंटरल रूट क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कि अगर हम इस ड्रग्स को अगर ओरली ले रहे हैं तो ये पहले बताए हैं कि ये हाईली पोलर होता है और पॉलीकेटाइनिक स्ट्रक्चर होता है। तो ज़्यादा पॉलीकेटाइनिक स्ट्रक्चर और पोलर होने के कारण जैसे वो स्टोमक में जाएगा तो एसिडिटी का मतलब जो एसिडिक एक्शन है चाहे उसके चलते क्या हो जाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन जो है हाईली पोलर के कारण क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो स्टमक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो इसके चलते हम लोग क्या कर, जब वो कम हो जाएगा तो फिर उसकी इफिकेसी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। तो इसको अगर हमको बेटर तरह से वर्क कराना है तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, पैरेंटल रूट से देते हैं। ओरल हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। अगर ओरल रूट अगर देते हैं, मान लीजिए ओरल रूट, तो क्या प्रॉब्लम है, ओरल रूट हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं। कारण क्योंकि ओरल रूट्स देने से ये क्या होगा, ये ड्यू टू हाईली पोलर है, ऐसा कर सकते हैं, ड्यू टू ये हाई पोलर कंपाउंड है एंड पॉलीकेटाइनिक स्ट्रक्चर। तो पॉलीकेटाइनिक और हाई पोलर के कारण इससे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एब्जॉर्प्शन कम तो ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है, ओरल रूट से सिर्फ एक ड्रग दे सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। इसमें एक है नियोमाइसिन। क्यों दे सकते हैं, मान लीजिए, और नियोमाइसिन का एक और चीज़ हम याद कर सकते हैं कि नियोमाइसिन को अगर हमें देना है तो वो नॉर्मली एक डिजीज में दे सकते हैं, जैसे कि हिपैटिक कोमा जो है उसमें हम लोग देते हैं इसको। हिपैटिक कोमा में, हिपैटिक कोमा कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि जैसे कि जो भी बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे गट में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए कोई और बैक्टीरिया है जो मतलब नॉर्मली हमारे अंदर है, जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया हुआ, चाहे ये सब, और चाहे प्रोटियस होता है, तो वो प्रोटियस तो मान लीजिए इन्फेक्शन के दौरान होता है, यूटीआई इन्फेक्शन में। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिया जो बना है, ठीक है, वो जो जीआईटी में यूरिया जाता है, उस यूरिया को वो यूरिएज पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है यूरिएज सीक्रेट करते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, उस यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। और ये अमोनिया क्या कर सकता है, अब ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करता है, और जब वो क्रॉस करेगा तो ब्रेन में इरिटेशन करेगा, ब्रेन में प्रॉब्लम करेगा, तो इसके चलते ये क्या होगा, हिपैटिक कोमा का ये कारण बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, ओरल रूट से ही नियोमाइसिन को यूज करते हैं, और वो इस बैक्टीरिया को, जो यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसको ये किल करता है नियोमाइसिन। ठीक, तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं हेपेटिक कोमा में। अगर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें समझिए क्या होता है कि नॉर्मली ये पॉलीकेटानिक और पोलर कंपाउंड होने के कारण वो नॉर्मली जो फैट टिश्यू है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, नॉर्मली वो फैट टिश्यू में नहीं जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है एकदम लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, इन फैटी एसिड में। ठीक, और क्या होता है, इसलिए इसमें हम लोग डोज बेस यूज करते हैं नॉर्मली। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये फैट पर्सन है, ये है फैट पर्सन, फैट, और ये थीन और लीन बॉडी है। ठीक, तो इसमें जो है फैट में नॉर्मली वो क्रॉस आसानी से नहीं कर पाएगा, तो इसमें हम लोग डोज जो है इसका वो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस फैट मैन, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोज जो है थोड़ा कम देना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि क्या है, वो फैट में सोलूबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फैट में अगर वो ज़्यादा देर तक इसमें वर्क कराना है तो इसके लिए तो हमको इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, तो इसलिए इसमें हमको डोज इसमें बढ़ाना पड़ेगा और इसमें डोज कम करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात देखते हैं, ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये प्लेसेंटल बैरियर को अगर क्रॉस करते हैं तो वो नॉर्मली जाके जो फीटल प्लाज्मा है चाहे एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें वो कलेक्ट होंगे। जब उसमें ये कलेक्ट होंगे तो वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं। वो क्या करते हैं कि नॉर्मली ये इरिटेट करते हैं, जाके जो क्रेनियल नर्व 8 है उसको इरिटेट करते हैं, और ये मतलब ओटोटॉक्सिसिटी का भी कारण बनाते हैं। और नॉर्मली वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा को अगर क्रॉस कर गए, ठीक,
तो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे कहाँ, वेयर इट एक्यूमुलेट इन फीटल प्लाज्मा एंड प्लेसेंटल फ्लूइड, जो एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड में ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। एमनियोटिक फ्लूइड में जब ये इकट्ठा होंगे तो इसके चलते ये क्या शो करेंगे, ये इरिटेट किसको करेंगे, क्रेनियल नर्व नंबर 8 को, और इसके चलते क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल डिफनेस का कारण बनाएंगे, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओटोटॉक्सिसिटी का कारण बनाते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी का ये कारण बनाते हैं। ठीक, ये हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मली एक और बात कर सकते हैं कि ये जो ये ड्रग्स है एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये नॉर्मली कवर करता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है, लेकिन उसको अगर हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी ये शो करता है, अगर हम बीटा लैक्टम के साथ अगर उसको यूज करते हैं तो वो जो सीवियर ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है उसमें ये बेटर वर्क करता है। ठीक है, तो एक हम लोग अलग पॉइंट लिख लेते हैं इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या करता है वो, किसके साथ, अगर मान लीजिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को किसके साथ दे रहे हैं, बीटा लैक्टम के साथ। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करें, ग्राम निगेटिव को तो एमाइनोग्लाइकोसाइड कवर कर ही रहा था, अब ये जो सीवियर जो ग्राम पॉजिटिव से होने वाले इन्फेक्शन है उसको भी ये कवर करेगा। ठीक, इन्फेक्शन को ये कवर करेगा और उसको हमें बचाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इलिमिनेशन के बारे में। कैसे ये बॉडी से एलिमिनेट होता है, ये नॉर्मली क्या होता है कि लगभग जो है 90% वो क्या होता है कि बॉडी से जैसे पैरेंटल रूट से देते हैं तो वो मतलब अनचेंज्ड होके मतलब वो आपके यूरिनल सिस्टम से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जैसे हम क्या कह रहे हैं 90% वो क्या होता है जो पैरेंटल जो रूट से देते हैं वो क्या गोज आउट अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड होता है, मतलब कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होता है इसमें, कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा इसमें चेंज। लेकिन हम सब कुछ अच्छा ध्यान किस में देना रहता है, अगर मान लीजिए डोज एडजस्टमेंट की अगर बात होता है तो किस में करते हैं, रीनल डिसफंक्शन पेशेंट में। अगर रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है तो उसमें हमें डोज का मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर ये मतलब ड्रग्स का अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का अगर रिटेंशन होता है तो इसके रिटेंशन से क्या होता है, जो जितने भी कैल्शियम मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो अगर मान लीजिए जो पीसीटी में है, एक और आएगी इसका साइड इफेक्ट पड़ेंगे जो ब्रेन में है, तो वो वहाँ का वो उस फंक्शन को क्या करता है, हैम्पर्ड करता है, उस फंक्शन को होने नहीं देता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसके चलते वो साइड इफेक्ट ज़्यादा ये शो करता है। ठीक, जैसे रीनल डिसफंक्शन में हमें कारण क्या है कि रीनल डिसफंक्शन में जो भी पीसीटी में जो कैल्शियम मेडिएटेड जितने भी अगर ट्रांसपोर्टर हैं, कैल्शियम मेडिएटेड जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं पीसीटी में, ठीक, तो उसमें अगर वो डैमेज करेगा, इसके रिटेंशन के कारण हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का ये कारण बनेगा। तो इसलिए हम लोग प्रीफर इसको, इसमें जब किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम होता है इसमें हम लोग मतलब बहुत ध्यान से हमको यूज करना रहता है। ठीक, अब देखते हैं नॉर्मली यहाँ से देखिए ये गाड़ी आपको ध्यान होगा, ठीक, इस गाड़ी का नाम देखिए क्या है, नैनो, ये नैनो गाड़ी है। इस नैनो से हम लोग कुछ याद करेंगे इसका एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करते हैं, एडवर्स इफेक्ट, तो इस गाड़ी को आपको याद रखना है नैनो। ठीक, नैनो में जैसे हम क्या याद करेंगे, ये नॉर्मली ये क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो पढ़े हैं अभी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या बताए हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एन से। फिर ए से अगर बात करते हैं तो वो जैसे कि कह रहे हैं जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस भी ये शो करते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस जिसको हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट डर्माइटिस,
डर्मेटाइटिस का ये कारण बनता है। फिर इसके बाद से अगर बात करते हैं कि फिर एन का मतलब होता है वो न्यूरोमस्कुलर पैरालाइसिस का भी एक साइड इफेक्ट होता है। न्यूरोमस्कुलर पैरालाइसिस हम बताया था कि जितने भी ये अगर इकट्ठा होता है, अगर ये रिटेंशन इनका होता है तो उसके चलते क्या होता है कि जितने भी कैल्शियम वाला जो फंक्शन है जैसे कि नर्व में, तो उसको भी ये हैम्पर करता है। ठीक, आगे जैसे अगर बात करते हैं कि ये ओ फॉर अगर बात करते हैं तो ओटोटॉक्सिसिटी शो करता है। ठीक है, किसको इरिटेट करता है? क्रेनियल नर्व नंबर 8। ठीक है, और इसके चलते ये क्या करता है? डेफनेस का भी ये कारण बनाता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि जो नेफ्रो जो टॉक्सिसिटी है वो कुछ ऐसे और भी ड्रग्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए पहले से अगर पेशेंट को अगर आप सिस्प्लेटिन अगर चल रहा है, मतलब कोई कैंसरस इलाज मैलिग्नेंट के लिए वो मतलब जो ड्रग चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है जिसमें सिस्प्लेटिन चल रहा हो, अच्छा है मान लीजिए कि किसी पेशेंट को लूप डायूरेटिक्स चल रहा है या लूप डायूरेटिक्स, तो इसमें हम लोग एवॉइड करते हैं। अगर ये ड्रग के साथ एमिनोग्लाइकोसाइड्स को क्या करते हैं? एवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है वो भी ऑटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करते हैं। ठीक है, और अगर इसके साथ दे रहे हैं तो वो इंक्रीज कर देंगे चांस किसको? नेफ्रोटॉक्सिसिटी का भी चांसेस वो क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अगर न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली हम लोग देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, या नियोस्टैग्मिन के बारे में आप पढ़े होंगे, नियोस्टैग्मिन भी हम लोग प्रीफर करते हैं इस पेशेंट में। और एलर्जिक जो है वो मेनली कौन ज़्यादा शो करता है? नियोमाइसिन, टॉपिकल नियोमाइसिन ये ज़्यादा शो करता है, मैक्सिमम होता है इसके साथ। और बात करते हैं जैसे कि कुछ एक लास्ट पॉइंट जैसे कि देखते हैं हम लोग एक पढ़े थे जैसे स्यूडोमोनास के ट्रीटमेंट के लिए। स्यूडोमोनास के ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली हम लोग मतलब इन हॉस्पिटल्स में हम लोग 5 ड्रग्स बड़ा ज़्यादा ही यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे एक होता है सेफ्ट्राजाइडिम, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। फिर पिप्रासिलिन या टेजोबैक्टम, पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम। इसके बाद से हम इमीपेनम, फिर इसके बाद हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज करते हैं। और फिर हम लोग ये जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ये तो यूज करते हैं। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ये है किसके ट्रीटमेंट के लिए? स्यूडोमोनास के लिए, स्यूडोमोनास के लिए। Thanks for watching and please do like, subscribe and share my video with friend. Thank you.